हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल गेट में। फ्रेंड, एसी सर्किट थ्योरी का चैप्टर चल रहा था। उसमें हमने एसी सर्किट के बारे में जाना, एसी थ्योरी के। तो आज हम अल्टरनेटिंग करंट जनरेशन, इसका जनरेशन कैसे होता है और इससे संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एसी सर्किट के बारे में जानेंगे। तो पर फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। Alternating current is used wherever a large amount of electrical power is required. AC सर्किट में हम AC करंट का यूज हम ज़्यादा वहाँ करेंगे जहाँ हमें अधिक मात्रा में इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। और ज़्यादातर घरों में हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो होती है, डोमेस्टिक या कमर्शियल जो भी हम यूज करते हैं, उसमें हम अल्टरनेटिंग करंट ही यूज करते हैं। क्योंकि फ्रेंड, इसका एक फ़ायदा ये है, क्योंकि ये एक तो बहुत आसानी से जनरेट की जा सकती है, दूसरा इसका जनरेशन कॉस्ट बहुत कम है। इसलिए हम डीसी की बजाय एसी का ज़्यादा उपयोग करते हैं। एंड व्हेन ट्रांसमिट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस द पावर लॉस इज लो। फ्रेंड, अगर हमें ज़्यादा दूरी तक इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिट करना है तो उसमें भी इसमें एसी में पावर लॉस बहुत कम होता है। और एसी इक्विपमेंट जनरली हमारे फ्रेंड इकोनॉमिकल होते हैं बजाय डीसी के। और क्या होता है फ्रेंड, इसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, जबकि डीसी इक्विपमेंट हम देखें फ्रेंड तो उसमें बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए फ्रेंड, हम जान लेते हैं कि एसी का जनरेशन कितने कितने वोल्टेज लेवल पर होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेंड, अगर हम लो वोल्टेज जो स्टैंडर्ड वैल्यू का वोल्टेज जो जनरेट किया जाता है, अगर हम उसकी बात करें तो 1.1 केवी, 2.2, 3.3 केवी, ये लो वोल्टेज के लिए है फ्रेंड। एंड हाई वोल्टेज की बात करें, अगर हाई वोल्टेज जनरेशन हमें करना है तो इसमें हम 6.6 केवी एंड 11 केवी और 33 केवी। इसमें फ्रेंड सबसे ज़्यादा इंडिया में 11 केवी ही जनरेट किया जाता है। एंड ये कुछ अमेरिका या रसिया जैसी कंट्रियों में उसमें 33 केवी जनरेट किया जाता है, लेकिन हमारे देश में मैक्सिमम 11 केवी पर ही मिलेगा। तो लो वोल्टेज के लिए हम 1.1, 2.2 और 3.3 केवी जनरेट करते हैं। अगर हाई वोल्टेज पे जनरेशन करना हुआ तो हम 66 केवी, 11 केवी एंड 33 केवी पर जनरेट करते हैं। और इनको हम फ्रेंड 66 केवी, 110 केवी, 220 केवी और 400 केवी वोल्ट में हम इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाकर इसको हम स्टेप अप करके लॉन्ग डिस्टेंस जो हुआ वहां पर हम ट्रांसमिट कर देते हैं। इससे फायदा क्या हुआ फ्रेंड, इसमें लॉस कम होती है, क्योंकि I2R लॉस इसमें कम होता है फ्रेंड। क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर देखिए, हम वोल्टेज लेवल जैसे ही बढ़ाएंगे तो हमारा करंट लेवल कम हो जाएगा। आपने ट्रांसफार्मर में देखा होगा फ्रेंड, दोनों ओर पावर प्राइमरी और सेकेंडरी की समान होती है। अगर हम यहाँ पे वोल्टेज लेवल को बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगा, अगर हम वोल्टेज लेवल को बढ़ाएंगे तो करंट हमारी कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा फ्रेंड, I2R लॉस घट जाएंगे। तो इसे हम आसानी से दूरी तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। एंड बाद में जब हमें कंज्यूमर को, जब भी हमें सप्लाई किसी को देना है तो वहां पर हम इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के 240 और या 3 फेस देना है तो 415 415 वोल्ट दे देंगे फ्रेंड। इसमें यह ध्यान रखना फ्रेंड, ये स्टैंडर्ड वोल्टेज है। सिंगल फेज का 240 केवी एंड 3 फेज का 415 केवी, ये फ्रेंड स्टैंडर्ड है। इतना ही होता है। कई बुक में 220, 230 मिलेगा, लेकिन ओरिजिनल अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो यही है। चलिए फ्रेंड, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि एसी जनरेट कैसे होता है फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने एक मैग्नेट लिया है N और S, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है फ्रेंड। और इसमें हमने एक कंडक्टर लिया है, उस कंडक्टर को हमने यहाँ एक वोल्ट मीटर से लगा रखा है, वोल्ट मीटर से जोड़ रखा है फ्रेंड। अब यहाँ पर हम इस कंडक्टर को मूव करा रहे हैं। जैसे हम इस कंडक्टर को मूव कराएंगे तो इस वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा।
तो फ्रेंड ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे जनरेट की जाती है। तो फ्रेंड इसमें सबसे पहला रोल होता है मैग्नेट का, जो चुंबकीय फ्लक्स बनाता है, सेटअप करता है। फिर उस फ्लक्स को काटा जाता है। काटने के लिए हम कंडक्टर का यूज करते हैं। उस फ्लक्स को जैसे ही कंडक्टर काटेगा वैसे ही ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। फैराडे का आपने लॉ जाना होगा, देखा होगा, E बराबर -N डी फाई अपॉन डी टी, ये आपने देखा होगा फ्रेंड। तो इस फार्मूले के हिसाब से आप देखिए फ्रेंड, जितना ज़्यादा टाइम के साथ जितना ज़्यादा हम फ्लक्स को काटेंगे उतना ही ज़्यादा हमें को कंडक्टर में ईएमएफ मिलेगा। जितना ज़्यादा ये कंडक्टर मूव ज़्यादा करेगा, जितने ही तेजी से मूव कराएंगे उतना ज़्यादा ईएमएफ हमको मिलेगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट था कि करंट कैसे जनरेट होती है। एंड हम आगे देखते हैं इसका सर्किट डायग्राम। बेसिक थ्योरी अगर हम समझना चाहें कि कैसे एसी जनरेटर काम करता है, तो समझने के लिए फ्रेंड देखिए, सबसे पहले एक हमने ये यू आकार का मैग्नेट लिया है, NS इसका मैग्नेटिक फील्ड ये है फ्रेंड, आप देख रहे होंगे ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें हमने कंडक्टर को रखा है और इसके दोनों सिरों को स्लिप रिंग के माध्यम से जोड़ा है फ्रेंड, ये स्लिप रिंग है और इन पे दो ब्रश लगा रखे हैं फ्रेंड, जिससे कि इसका सर्किट, इस कंडक्टर का सर्किट यहाँ से होता हुआ ये आके यहाँ पे फ्रेंड, यहाँ पे बल्ब में आके ये सर्किट पूरा हो जाएगा फ्रेंड। ये सर्किट इस हिसाब से आके पूरा हो रहा है फ्रेंड। तो ये देखिए आप, यहाँ से सर्किट पूरा हो गया हमारा। अब क्या है, हमने बेसिक कंसेप्ट में देखा था उधर कि जैसे ही हम इस कंडक्टर को मूव कराएंगे ईएमएफ जनरेट होगा। अब इसको हम एक स्थिर अक्ष पे रख के और इसको हम रोटेट कराएंगे। जितना ज़्यादा रोटेट कराएंगे उतना ज़्यादा ईएमएफ बनेगा और ये हमारा बल्ब ग्लो करेगा, ये जलने लगेगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि हमें पहले मैग्नेट लेना है और उसके अंदर कॉइल से बना हुआ एक तार लेना है और उसके सिरों को हमें स्लिप रिंग से जोड़ना है। उसमें हम सप्लाई बाहर लेने के लिए हम इसमें ब्रशेस का उपयोग करेंगे और ब्रशेस से हम पावर को इकट्ठा करके हम लोड को भेजेंगे। इससे हमारा एसी जनरेट होता है और हमारे लोड को मिलता है। फ्रेंड इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है कि हमें यहाँ पर एसी ही मिलेगा। किसी भी जनरेटर में सबसे पहले हमें एसी ही जनरेट होता है, बाद में उसको डीसी बदला जाता है। कहीं भी डीसी जनरेशन नहीं होता है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में। तो फ्रेंड इसमें क्या होता है, अगर हमें डीसी चाहिए होता तो यहाँ पे हम कम्यूटेटर लगाते हैं फ्रेंड। तो कम्यूटेटर कुछ इस प्रकार का होता है, अर्धचंद्राकार, दो या इनकी संख्या कॉइल पे डिपेंड करेगी, जितनी ज्यादा कॉइलें होंगी उनके हिसाब से हम लगाते हैं फ्रेंड। तो उससे हमें ये ऐसे करके डीसी सप्लाई मिलेगी, ये डीसी सप्लाई मिलेगी फ्रेंड। अब ये आप बोलेंगे ये तो, जैसा कि आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि डीसी कितने प्रकार की होती है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर डीसी के कुछ इस टर्म, फुल वेव रेक्टिफायर डीसी के टर्म में ये आप देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से हमें एसी मिलेगी। लेकिन ये क्या सुइटेबल है हमारे लोड को चलाने के लिए, डीसी लोड को? नहीं फ्रेंड, ये सुइटेबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड कि ये स्मूथ डीसी प्राप्त हो, हमें टाइम कांस्टेंट में डीसी हमें स्मूथ प्राप्त हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, इनमें कॉइलों की संख्या बढ़ाएंगे और यहाँ पे ब्रशेस की भी संख्या बढ़ाएंगे। फिर क्या होगा फ्रेंड, ये देखिए फ्रेंड, ये बहुत घना हो जाएगा, फिर इसमें बहुत जल्दी। तो अगर जितना ही ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये और होता जाएगा, तो लगभग हमें कांस्टेंट डीसी मिलने लगेगी। तो चलिए फ्रेंड, ये तो डीसी की बात होगी, हमें एसी जानना था, तो हमने जान लिया कि एसी कैसे जनरेट होती है। कहाँ पर मिनिमम ईएमएफ जनरेट होता है तो वो भी जान लेते हैं फ्रेंड। ये हमने 360 डिग्री का पूरा इसका हमने इसको रोटेट कराया है, 90, 180, 270 और 360 डिग्री। तो यहाँ पर हमने पूरा 0 से लेकर 360 तक एक चक्कर पूरा इसको रोटेट कराया है। उसका हमने नीचे वेवफॉर्म भी बना लिया फ्रेंड, ये प्लस, ये माइनस, ये 0 अक्ष पे, ये देखिए फ्रेंड, ये ए बी सी हमने पूरा ये दिखाया कि ए से बी तक कब गया है और फिर बी से सी, डी,
यहाँ तक हमने पूरा यहाँ पे दिखाया। ये 1 रिवोल्यूशन, एक चक्र का पूरा हमने यहाँ पर ईएमएफ दिखाया कि कब मैक्सिमम और कब मिनिमम कैसे एसी जनरेट होता है। तो चलिए फ्रेंड ये देख लेते हैं फ्रेंड। ये फर्स्ट केस में आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे कंडक्टर रखेंगे, उसको स्लिप रिंग लगा के फिर ब्रशेस से कंडक्टर को करंट को इकट्ठा करके हम यहाँ पे वोल्टमीटर लगाते हैं, तो वहाँ पे हमको ईएमएफ मिलता है। तो अब यहाँ पे कब कितना मिलेगा ये देख लेते हैं फ्रेंड। ये जब इस कुंडली फ्लक्स के समांतर होगी तब हमारा जनरेट ईएमएफ 0 होगा। यहाँ पर फ्रेंड देखिए, यहाँ पे ए पॉइंट पर ये देखिए, ये मैग्नेट और ये कंडक्टर और ये एनएस और कंडक्टर तीनों पैरेलल हैं, समांतर हैं। तो समांतर में ईएमएफ 0 उत्पन्न होता है। आप जानते होंगे कि कुंडली के समांतर जब कंडक्टर होता है तो उसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। मैक्सिमम कब होगा, जब लंबवत रखा जाता है कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत। तो अब देखिए फ्रेंड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसके लंबवत हमने ये कंडक्टर को रख दिया है। अब लंबवत रखने पर ये हमें मैक्सिमम मिला। फिर हमने 180 की तरफ मूव कर गए हमने, तो फिर यहाँ से जैसे ही 90 से मूव करते जाएंगे करंट डिक्रीज होते होते यहाँ पे 180 पे आते आते 0 हो जाएगा इसी पे। फिर यहाँ से हमने शुरू किया 270 फ्रेंड, ये देखिए फिर बढ़ेगा मैक्सिमम बाई पीक वैल्यू तक पहुंचेगा, फिर से ई पे आके 360 पे फिर से हमारा 0 होगा। तो फ्रेंड ये है कि समांतर होगा तो ईएमएफ 0, और यदि 90 डिग्री पर लंबवत कट करेगा कंडक्टर, फ्लक्स को लंबवत में कट करेगा तो उसमें ज़्यादा ईएमएफ जनरेट होता है। तो इस प्रकार फ्रेंड ये एसी वेवफॉर्म हमको प्राप्त होती है। ये फ्रेंड एसी जनरेशन है। इसमें देखिए फ्रेंड पोलैरिटी और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सभी चेंज हो रहे हैं। चलिए साइकिल, अब हम एक साइकिल की परिभाषा देखेंगे। साइकिल क्या है? वन साइकिल इज वन कंप्लीट वेवफॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट। ये एक साइकिल हम उसे कहते हैं जिसमें एक पूरा वेवफॉर्म अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट का पूरा होता है। पूरा एक कंप्लीट वेवफॉर्म एक साइकिल कहलाता है। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये कंप्लीट वेवफॉर्म 360 डिग्री का, आपको पीछे मैंने दिखाया था फ्रेंड, 360 डिग्री का पूरा रिवोल्यूशन वो एक साइकिल होता है। उसमें फ्रेंड देखिए 0, 90, 180, 270, 360, ये हो गया वन साइकिल। एक पूरा साइकिल, पूरा एक रिवोल्यूशन में जो भी करंट या वोल्टेज का मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन और उस समय के साथ ग्राफ बनाएंगे तो वो एक साइकिल होता है फ्रेंड। ये देखिए वन साइकिल, फिर वन साइकिल, ये वन साइकिल। वन साइकिल में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, तो ये दोनों मिलकर वन साइकिल बनाते हैं फ्रेंड्स। टाइम पीरियड की बात करेंगे। पीरियड, इसमें क्या होता है, एक साइकिल को पूरा करने में जितना हमको समय लगता है वही समय को हम टाइम पीरियड या आवर्तकाल हिंदी में कहते हैं। ये पूरा साइकिल फ्रेंड, ये जितने समय में पूरा हुआ, जितना इसमें टाइम लगा, वही हमारा इसका आवर्तकाल है। ये फ्रेंड ये 0.25 सेकेंड लगा, तो ये इस साइकिल का एक आवर्तकाल हुआ। तो जितने भी साइकिल होंगे तो एक सेकेंड में, तो एक साइकिल को जितना पूरा करने में जितना समय लगेगा फ्रेंड, तो वो हमारा टाइम पीरियड कहलाएगा। अब हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। फ्रीक्वेंसी जितने भी साइकिल पर सेकेंड में, जितने साइकिल पर सेकेंड में कंप्लीट हो जाएंगे वही अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी कहलाता है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए एक सेकेंड में जितने हमारे साइकिल कंप्लीट होते हैं वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है। यहाँ पर फ्रेंड देखिए एक सेकेंड में 4 साइकिल हमारे पूरे हो रहे हैं, तो ये हमारा एसी की फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज मानी जाएगी फ्रेंड। एक सेकेंड में यहाँ से पूरा एक सेकेंड में 4 साइकिल, यहाँ पे देखिए फ्रेंड 4 साइकिल हमारे ये पूरे हुए और ये 4 साइकिल पूरे हुए, तो इसीलिए हमारी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज आएगी। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के वैल्यू के बारे में बात करेंगे फ्रेंड। ये किसी भी समय, अगर हम रेंडमली किसी भी समय बात करें इस साइकिल में, तो उस समय का जो वैल्यू होता है वो हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं।
जैसे फ्रेंड यहाँ पर हम देखते हैं फ्रेंड्स, थ्री पॉइंट वन, 7.70 एंड 10, ये मैक्सिमम है। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक का, ये किसी भी क्षण में, जो एक साइकिल का किसी भी क्षण में हम अगर नापेंगे, किसी भी समय अगर हम यहाँ से डाल के वैल्यू देखेंगे तो वो इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाता है। ये देखिए फ्रेंड, ये नेगेटिव साइकिल हाफ साइकिल में, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में, ये दोनों में किसी भी समय नापा गया वोल्टेज या करंट इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाता है फ्रेंड। ये साइकिल में किसी भी समय अगर हम नापें तो फ्रेंड, किसी भी समय हम नाप सकते हैं, तो वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कहलाता है। आगे फ्रेंड देखते हैं, पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू बात करेंगे। पीक वैल्यू फ्रेंड, ये सबसे आसान समझना है। पीक वैल्यू में जो पीक वैल्यू है सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम वैल्यू है वही हमारी पीक वैल्यू कहलाती है फ्रेंड। ये पॉजिटिव पीक और ये निगेटिव पीक वैल्यू। फिर हम बात करेंगे पीक टू पीक वैल्यू। इसमें क्या होता है फ्रेंड, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड निगेटिव हाफ साइकिल, यहाँ तक का जो वैल्यू नापी जाएगी वो हम कहेंगे उसे पीक टू पीक वोल्टेज। मतलब फ्रेंड, ये एक पीक हुआ, पीक वैल्यू आपको मैंने पहले बताया पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल का पीक वैल्यू। अब इन पीक टू पीक वैल्यू मतलब पीक टू पीक, पहले पॉजिटिव का और नेगेटिव का पीक, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का पीक अगर हम इन सबका सम कर दें तो पीक टू पीक वैल्यू निकल आता है फ्रेंड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको पीक टू पीक वैल्यू क्या है। बात करेंगे इफेक्टिव वैल्यू, इसको आरएमएस वैल्यू भी कहते हैं। तो एसी में हमेशा हम आरएमएस वैल्यू ही उपयोग करते हैं। जहां पर भी हम वोल्टेज की करंट की बात करेंगे तो हम आरएमएस का मान ही लेते हैं। तो इस आरएमएस में क्या है फ्रेंड, जान लेते हैं हम कि अल्टरनेटिंग करंट इज दैट वैल्यू विच प्रोड्यूस द सेम हीटिंग इफेक्ट एज द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ स्टडिंग ऑफ डायरेक्ट करंट। मतलब फ्रेंड, इसका यह है कि सेम उतनी ही मान की डीसी वैल्यू और एसी वैल्यू की तुलना करें, दोनों बराबर हीटिंग पैदा करें, तो वही वैल्यू हमारी आरएमएस वैल्यू है फ्रेंड। ये कांस्टेंट डीसी है फ्रेंड, ये आप देखिए, और ये फ्रेंड वैल्यू ये हमेशा बदल रही है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये देखिए, ये एक बार जीरो पे, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, ये कंटिन्यूसली लगातार मैक्सिमम पे चल रही है फ्रेंड। तो इसमें सबसे ज्यादा हीट कौन प्रोड्यूस करेगा, सबसे ज्यादा इफिशिएंट कौन होगा, इसमें तो डीसी आगे होगी फ्रेंड, क्योंकि वो कंटिन्यूस चल रही है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम तुलना करें तो इसके बराबर हीट पैदा करनी है हमें। आई स्क्वायर आर टी फार्मूला अगर हम देखें फ्रेंड, तो इसमें मैक्सिमम मिनिमम हो रही है, तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो हमें एसी में ज्यादा मात्रा में करंट या वोल्टेज की उससे कहीं ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तब जाके हमें बराबर हीटिंग या गर्मी मिल पाएगी। तो इसीलिए फ्रेंड हम आरएमएस वैल्यू का ही उपयोग करते हैं। डीसी के तुलना करके हम आरएमएस वैल्यू ही उपयोग करते हैं, और जो हम गणना करते हैं उसमें आरएमएस वैल्यू ही उपयोग की जाती है। और इसको निकालने के लिए फ्रेंड, ये हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेंगे और उन सब का स्क्वायर करेंगे, और बाद में जितने भी हमने इसको भागों में बांटा है, वन साइकिल को जितने भागों में हमने बांटा है वो उसकी संख्या निकालेंगे। ये एवरेज वैल्यू एक टाइप से इसका निकालेंगे। इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू है इनका हम एवरेज निकालते हैं फ्रेंड यहाँ से। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अब आरएमएस वैल्यू यहाँ से हमने हल करने पर हमें मिलता है। अगर हम वोल्टेज की बात करें, वोल्टेज के लिए, तो अगर हम आरएमएस वोल्टेज निकालना है तो 0.707 वी मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज की होगी। तो ये फॉर्मूला वोल्टेज के लिए है और यही फॉर्मूला करंट के लिए है। इसमें 0.707 आई मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पर फ्रेंड जो आई एम जो दर्शाया गया है ये मैक्सिमम वैल्यू की तरफ इंडिकेट करता है। तो हमें ये फ्रेंड, ये फार्मूला है 0.707, ये वोल्टेज और करंट दोनों के लिए होता है फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, ये एसी साइकिल में वोल्टेज और करंट दोनों इसी प्रकार से चलती है, दोनों सेम प्रकार से चलती है, इसलिए हम दोनों का फार्मूला सेम ही आएगा। अब हम एवरेज वैल्यू की बात करते हैं फ्रेंड, औसत वैल्यू। फ्रेंड, अगर हम
फ्रेंड्स यदि करंट पूरे चक्र के लिए समान दर से परिवर्तित हो रही है तो उस समय हमें हाफ साइकिल के लिए ही निकालना उचित होगा। औसत मान हम हाफ साइकिल का ही निकालें फ्रेंड, क्योंकि हम इसका अगर एसी का अगर एक वन साइकिल का अगर हम एवरेज वैल्यू निकालें तो ये फ्रेंड जीरो हो जाएगा, ये क्योंकि फ्रेंड ये मैक्सिमम फिर इतना ही मिनिमम जा रहा है फ्रेंड। तो ये अगर एक साइकिल का पूरा एवरेज वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका फ्रेंड वैल्यू जीरो आता है। तो इसीलिए हम हाफ साइकिल का लेते हैं, हाफ साइकिल का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड यहाँ पे। तो आई मैक्सिमम अपॉन टू, ये इसका फॉर्मूला आएगा टाइम के हिसाब से, अगर फ्रेंड ये ट्यूबुलर वेव का है। और ये फार्मूला फ्रेंड जैसे आरएमएस वैल्यू का फार्मूला था वैसे ही एवरेज वैल्यू का फार्मूला है 0.637, वी मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे। सेम करंट के लिए फ्रेंड यही फार्मूला होता है। एंड यहाँ पर जो एम दिखाया गया मैक्सिमम वैल्यू के लिए दिखाया। अब हम फॉर्म फैक्टर की बात करते हैं फ्रेंड। आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का जो रेशियो होता है उसे ही हम फॉर्म फैक्टर कहते हैं, इसे हम केएफ से भी दिखाते हैं फ्रेंड। अगर इसकी साइनोसाइडल वेव, अगर जो हम ये साइन वेव की बात कर रहे हैं फ्रेंड, अगर इस वेव की बात करें तो इसका फॉर्म फैक्टर होता है 1.11, 1.11 होता है साइन वेव का फॉर्म फैक्टर, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, ये आपको इस फार्मूले से निकालते हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। एसी के एडवांटेज क्या है फ्रेंड्स? सबसे पहले इसमें फ्रेंड्स बात करेंगे कि एसी वोल्टेज कैन बी राइज्ड और लोअर विद ईज, दिस मेक आइडियल फॉर ट्रांसमिशन पर्पस। फ्रेंड एसी वोल्टेज को आसानी के साथ घटाया और बढ़ाया जा सकता है, तो इसके लिए फ्रेंड ये आइडियल होता है फ्रेंड। इसमें ट्रांसमिशन के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है क्योंकि इसे बहुत आसानी से ट्रांसफार्मर की सहायता से घटाया बढ़ाया जा सकता है। और दूसरा इसमें लार्ज अमाउंट का हम पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं हाई वोल्टेज पर, लो करंट पर, हाई वोल्टेज और लो करंट पर, जिससे क्या होगा फ्रेंड हमारे लॉसेस मिनिमम होंगे। और फ्रेंड इसमें इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट एसी में कम आती है फ्रेंड्स। डीसी जनरेटर का एक फ्रेंड अगर हम डीसी जनरेट करें तो उसमें एक प्रॉब्लम ये आता है फ्रेंड कि डीसी जनरेट करने की लिमिट है, ये 6000 वोल्ट या इससे कम ही जनरेट करते हैं फ्रेंड। इससे ज़्यादा जनरेट करना, ये डीसी जनरेट करना इकोनॉमिकल नहीं है फ्रेंड। तो इसको आसानी से हम घटा बढ़ा भी नहीं सकते ट्रांसफार्मर, क्योंकि डीसी पर ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है फ्रेंड, ये आप जानते हैं। तो इसीलिए ये अगर हम इसको पावर को अधिक दूर तक ट्रांसमिट करें फ्रेंड्स तो इसमें हमारा लॉस बहुत बढ़ जाएगा और इसमें हमें बहुत हैवी केबल का उपयोग करना पड़ेगा क्योंकि हमारा वोल्टेज लेवल कम है। तो सीधी सी बात है फ्रेंड हमारा करंट लेवल हाई होगा, यदि करंट लेवल हाई होगा तो हमारी केबलें भी मोटी उपयोग होंगी जिससे हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा, इसीलिए हम एसी का उपयोग करते हैं। एंड फ्रेंड अब हम बात करेंगे एसी जनरेटर आर बिल्ट विद कैपेसिटी अप टू 500 केवी तक, किलोवाट तक फ्रेंड। तो एसी जनरेटर फ्रेंड हम 500 किलोवाट तक डिजाइन किए जाते हैं फ्रेंड, ये आसानी से डिजाइन हो जाते हैं फ्रेंड। एंड डीसी जनरेटर की बात करें फ्रेंड तो ये 10 किलोवाट तक ही हम जनरेट कर सकते हैं फ्रेंड। सॉरी फ्रेंड, ये हम 10,000 किलोवाट तक ही जनरेट कर सकते हैं, ये इसका लिमिट है जनरेटर को बनाने के। एंड इसको 500 केवी तक और इसको 10 केवी तक, केडब्ल्यू तक फ्रेंड, सॉरी केडब्ल्यू तक। तो इसका लिमिट है, इसलिए फ्रेंड हम एसी ज़्यादातर प्रीफर करते हैं डीसी के बजाय। और क्या होता है एसी मोटर आर लेस एक्सपेंसिव टू बिल्ड अप इंस्टॉलेशन में। फ्रेंड ये क्या है कि एसी मोटर अगर हम डीसी की जगह लगाते हैं तो इसमें आराम से हमें कम लागत में इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस भी कम होता है, ये उपयोग कर सकते हैं आसानी से।
लेकिन अगर हम डीसी मोटर की बात करें, अगर उसका एडवांटेज क्या है, तो उसमें स्पीड कंट्रोल बहुत अच्छा मिलता है, जबकि डीसी एसी मोटर में स्पीड कंट्रोल उतना अच्छा नहीं मिलता है, इसलिए डीसी का यहाँ पे एक प्रॉफिट ये भी है। फ्रेंड आप जानते हैं एसी इज इज टू जनरेट देन डीसी, और इसके लाभ क्या क्या है फ्रेंड। एसी चीपर जनरेट, आप एसी को आसानी से सस्ते में जनरेट कर सकते हैं। एसी जनरेटर की इफिशियंसी डीसी से हाई होती है फ्रेंड, एंड लॉसेस भी कम होते हैं एसी में। एंड फ्रेंड द एसी केबल कैन बी कन्वर्ट टू डीसी, एसी को हम आसानी से डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि डीसी को आसानी के साथ एसी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। और एसी को आराम से ट्रांसफार्मर की सहायता से हम घटा बढ़ा सकते हैं। और द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एसी कैन बी डिक्रीज इजिली विदाउट लॉस एक्सेस एनर्जी यूजिंग चोक। फ्रेंड इसमें क्या होता है, हम डीसी में क्या होता है फ्रेंड, अगर हमें वोल्टेज को कम करना है, मान लीजिए कोई भी हमारा बल्ब है 100 वोल्ट का, अगर हम उसको 220 पे लगाएंगे तो हमें एक्स्ट्रा रजिस्टेंस जोड़ना पड़ता है फ्रेंड, और ये रजिस्टेंस कुछ ना कुछ वाटेज को होता है, ये पावर हमारा कंजम्पशन करता है। लेकिन एसी में क्या फायदा है, यहाँ पर हम इंडक्टर लगा सकते हैं। इंडक्टर क्या करता है फ्रेंड, ये वोल्टेज को करंट को लिमिट करता है फ्रेंड, ये करंट को लिमिट करता है, एसी पर काम करता है फ्रेंड। अगर डीसी पे लगाएंगे तो ये डीसी पे काम नहीं करता है, ये एसी पर इंडक्टर काम करेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है जिससे ये काम करता है। तो फ्रेंड ये जो हमारा रेजिस्टेंस है उससे बहुत कम पावर कंज्यूम करता है, ये हमारा लॉस नहीं होने देता है, और हमारा बल्ब भी जलता है जो भी हमें जितने पे चाहिए होगा। तो फ्रेंड ये इसका प्रॉफिट है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इतना ही, आगे हम बात करेंगे न्यूट्रल एंड अर्थ कंडक्टर के बारे में, ये अर्थिंग के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें फ्रेंड, बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड वीडियो बनाने में। तो चलिए फ्रेंड।